यह वीडियो एक फ़िक्शनल स्टोरी है जिसे केवल मनोरंजन और साहित्यिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में उपयोग किए गए एआई वॉइस ओवर और विजुअल्स का मकसद बेहतर कहानी अनुभव प्रदान करना है। यह किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से संबंधित नहीं है। धन्यवाद। हालांकि आत्मीयता एक भारी बंद द्वार के समान थी, जिसके दूसरी ओर अनगिनत संभावनाएं थीं। आपके पास उस भारी द्वार को खोलने की शक्ति और द्वार के दूसरी ओर क्या है, यह जानने की योग्यता होनी चाहिए। इसलिए विद्या देवी ने जो दूसरा परीक्षण तैयार किया, वह उनकी कक्षा के प्रत्येक व्यक्ति की युद्ध शक्ति और योग्यता का परीक्षण करना था। इस बार उन्होंने एक चमकता हुआ प्रतीक, जो नेत्र जैसा लग रहा था, बुलाकर सबको सामने आने को कहा। उन्होंने कहा, एक एक करके तुम सब शक्ति नेत्र में प्रवेश करोगे। कौन पहले आना चाहता है? प्रकाश से लगाव रखने वाला गंजा युवक आगे बढ़ा और पहले जाने का फैसला किया। उसके अंदर जाने के कुछ सेकंड बाद ही घेरा जगमगा उठा और उस पर एक संख्या अंकित हो गई। युद्ध शक्ति 10, आत्मिक शक्ति 25, आत्मिक योग्यता रैंक ए। जैसा मैं समझा रही हूं, वैसे ही सब आगे बढ़े, विद्या देवी ने कहा। युद्ध शक्ति किसी की शारीरिक शक्ति का माप है। एक औसत वयस्क व्यक्ति के लिए 10 सामान्य संख्या है। युवाओं में यह संख्या होने का मतलब है कि उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया है और अपनी शारीरिक क्षमता को इस हद तक विकसित किया है कि वे युवा होने के बावजूद वयस्कों के साथ बराबरी पर लड़ सकते हैं। युद्ध शक्ति का आकलन शक्ति, गति और सहनशक्ति के संयोजन के आधार पर किया जाता है। इस बीच आत्मिक शक्ति ब्रह्मांड की तात्विक ऊर्जा को बुनने में किसी की प्रतिभा का माप है। इसे 3 श्रेणियों द्वारा मापा जाता है: आत्मिक शक्ति, आत्मिक नियंत्रण और आत्मिक क्षमता। आत्मिक शक्ति को बढ़ाना हर किसी का मुख्य कार्य होगा और यह आसान नहीं होगा। केवल जब कोई व्यक्ति आत्मिक शक्ति 30 को पार कर लेगा, तभी आप में से कोई भी मूल तत्वों का उपयोग करने और रैंक 2 शिष्य तक पहुंचने में सक्षम होगा। अंत में और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आत्मिक योग्यता। योग्यता जादू सीखने में आपकी प्रतिभा है। किसी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति कम हो सकती है क्योंकि उसने कभी जादू नहीं सीखा, लेकिन उच्च योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति जल्दी ही इसे सीख सकता है। युद्ध शक्ति 8, आत्मिक शक्ति 23, आत्मिक योग्यता रैंक ए। युद्ध शक्ति 6, आत्मिक शक्ति 28, आत्मिक योग्यता रैंक ए। युद्ध शक्ति 15, आत्मिक शक्ति 22, आत्मिक योग्यता रैंक ए। यह केवल अपेक्षित था कि आकाशगंगा में अरबों खरबों लोगों के बीच से चुने गए युवाओं की आत्मा रैंक ए होगी। युद्ध शक्ति 13, आत्मिक शक्ति 29, आत्मिक योग्यता रैंक एस। युद्ध शक्ति 18, आत्मिक शक्ति 36, आत्मिक योग्यता रैंक ए। आत्मिक शक्ति 32, आत्मिक योग्यता रैंक एस। ये काले और सफेद कुर्ते पहने युवाओं के समूह से प्राप्त संख्याएं थीं। उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिनकी रैंक एस थी, लेकिन लगभग सभी ने 30 पार कर लिया था, सिवाय उन कुछ के जो नहीं थे। उन्हें बाकी लोग कालिका नामक जादू विश्व से आए प्रतिभाशाली लोग कह रहे थे। इसका मतलब था कि लगभग सभी जादू का इस्तेमाल कर सकते थे और रैंक 2 के शिष्य थे। एक बार जब कोई व्यक्ति आत्मिक शक्ति में एक निश्चित अवरोध को तोड़ने में सफल हो जाता है, तो उसी समय उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे घमंडी हैं। लेकिन शब्द अर्थहीन है। मैं उन घमंडी चेहरों को जमीन पर पटकने के लिए बेचैन हूं, तक्षक ने फिर से जमीन पर थूकते हुए कहा। जंगली, क्या तुम फर्श गंदा करना बंद कर सकते हो? इससे केवल यह पता चलता है कि तुम उनसे डरते हो। जयंत ने अपने कुर्ते के किनारे को उस जगह से हटाते हुए टिप्पणी की जहां तक्षक ने थूका था। हाँ, क्या तुमने कुछ अजीब कहा? मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे तो बस खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही है, तक्षक ने जयंत के पास कान लगाते हुए कहा। जयंत ने केवल अपना सिर हिलाया, आह भरी और फिर से तक्षक को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वे लड़के बस लड़ना जानते हैं।
मुझे बहुत खुशी है कि वहां वह चुप रहने वाला लड़का और तुम, मेरी प्यारी, उनके जैसे नहीं हो। काव्या ने अपना चेहरा फिर से अरुण के पास लाते हुए कहा। मैं। अरुण बुदबुदाया, उसका दिल फिर से तेजी से धड़क रहा था जबकि उसका चेहरा लाल हो गया था। अरुण से दूर जाने से पहले काव्या ने चिढ़ाने वाली हंसी दी। आगे खड़े लोग चिल्लाने लगे। चेतन ने अपना सिर बाहर निकाला यह देखने के लिए कि शोर क्या है। युद्ध शक्ति 22, आत्मिक शक्ति 41, आत्मिक योग्यता रैंक एस। माया शर्मा, एक बड़ी काली साड़ी ओढ़े, हरे सफेद चिकने परिधान पहने, शक्ति नेत्र के केंद्र पर खड़ी थी। उसकी युद्ध शक्ति एक औसत वयस्क से दोगुनी थी और उसकी आत्मिक शक्ति 41 थी, जो दर्शाता है कि वह इतनी कम उम्र में ही तीसरे दर्जे की शिष्य बन गई थी। विद्या देवी मुस्कुराईं और पूछा, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। धीरे धीरे माया ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और जिसने भी उसे देखा वह दंग रह गया। यह युवती न सिर्फ इतनी खूबसूरत थी बल्कि इस युवती की आंखों की पुतली में भी कुछ अलग था। जहां आम इंसानों की आंखें गोल होती हैं, वहीं इस युवती की आंखों की पुतली सर्प की आंख जैसी धसी हुई और पतली थी। काले और सफेद कुर्ते पहने युवकों में से एक ने टिप्पणी की, हर एक अर्धनस्लवन जाति। कोई आश्चर्य नहीं। विद्या देवी ने टिप्पणी करने वाले युवक को घूरा और वह चुप हो गया। तुम्हारा नाम क्या है, लड़की? विद्या देवी ने पूछा। मैं सिल्वा नाग हूं, उसने जवाब दिया। विद्या देवी ने अपना ध्यान वापस परीक्षा पर लगाया। अगला। निम्नलिखित युवकों के परिणाम एक दूसरे से मिलते जुलते थे। एक युवक अपने बाकी साथियों से कहीं बेहतर था और उसकी युद्ध शक्ति 24 थी। सिल्वा नाग से 2 स्तर ऊपर, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति 22 के साथ काफी कम थी। बाकी सभी की युद्ध शक्ति औसतन 10 और आत्मिक शक्ति 25 थी। जहां तक उनकी योग्यताओं का सवाल है, 10 में से हर एक की रेटिंग रैंक एस थी। अरुण और पृथ्वी ग्रह से आए उसके दोस्तों के समूह को शक्ति नेत्र से परखने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगा। जयंत ने हमेशा की तरह समूह का नेतृत्व किया और चमकते शक्ति नेत्र के प्रतीक पर पैर रखा। वह चमका और प्रतीक से एक संख्या निकली। युद्ध शक्ति 8, आत्मिक शक्ति 24, आत्मिक योग्यता रैंक ए। दूसरों की तुलना में यह एक सामान्य आकृति थी। अपनी दोहरी आत्मीयता के अलावा जयंत में और कुछ खास नहीं था। उसने आह भरी, खुद पर काफी निराश दिख रहा था। वह तब से प्रशिक्षण ले रहा था जब वह तलवार चलाने लायक बड़ा हो गया था, इसलिए उसे अपनी शारीरिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दूसरी दुनिया के मानक पृथ्वी से ऊंचे थे। हालांकि जयंत के पास से गुजरते हुए और अपनी मांसपेशियां दिखाते हुए तक्षक का आत्मसंतुष्ट चेहरा हर जगह दिखाई दे रहा था। शक्ति नेत्र से पहले ही उसने जल्दी से कहा, कसाई तो कसाई ही होता है, बेहतर है कि तुम अपना पेट फुलाओ ताकि वध के लिए मोटा हो सको। युद्ध शक्ति 10, आत्मिक शक्ति 23, आत्मिक योग्यता रैंक ए। नतीजा देखकर तक्षक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे युद्ध शक्ति 15 या उसके आसपास की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस, उम्मीदों और हकीकत का मुकाबला हमेशा निराश करता है। जयंत तक्षक की ओर इशारा करते हुए हंसे बिना नहीं रह सका। लगता है अब मुझे तुम्हें जंगली नहीं कहना चाहिए, बंदर। हा हा हा। किसी तरह इससे जयंत को खुशी हुई और वह लगातार हंसता रहा कि कैसे तक्षक एक महान असफलता था। प्रतीक में प्रवेश करने की बारी चेतन की थी, हमेशा की तरह चुप, चमकते शक्ति नेत्र की ओर हल्के कदमों से चल रहा था। युद्ध शक्ति 7, आत्मिक शक्ति 26, आत्मिक योग्यता रैंक ए। काव्या सबसे पहले शक्ति नेत्र पर गई और अरुण को आंख मारी। चमकता हुआ प्रतीक चमक उठा और उसने निम्नलिखित परिणाम सूचीबद्ध कर दिए। युद्ध शक्ति 6, आत्मिक शक्ति 37, आत्मिक योग्यता रैंक एस। काव्या ने निराश नहीं किया। वहां बड़बड़ाहट शुरू हो गई और कोई भी अस्पष्ट रूप से सुन सकता था कि युवा कैसे इस बारे में बात कर रहे थे कि एक निम्न वर्ग की दुनिया की युवती में इतनी प्रतिभा कैसे है। वह एक त्रिगुणात्मक जादूगरनी थी, उसके पास उच्च आत्मिक शक्ति और उच्च पद की योग्यता भी थी।
मंच से उतरने से पहले काव्या ने भीड़ को एक चुंबन दिया। कुछ लड़कों के चेहरे लाल हो गए थे, जबकि बाकी लड़कियों के चेहरों पर ईर्ष्या के भाव थे। आखिरकार काव्या को तीसरे दर्जे की शिष्य बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। विद्या देवी ने बस सिर हिलाया, मानो वह काव्या के साथ अपनी स्थिति से संतुष्ट हो। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि काव्या किस ग्रह से आई है और एक निम्न वर्ग की दुनिया से आने वाली युवती के लिए इतना उत्कृष्ट परिणाम आना वाकई बहुत प्रभावशाली था। सुंदर, तुम हम सबको गौरवान्वित कर रही हो, जयंत ने कहा। वह इस बात से खुश था कि उसकी दुनिया के किसी व्यक्ति ने अन्य सभी दुनिया के औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त किया है। जरूर, काव्या ने जयंत की तारीफ के जवाब में एक और प्यारी सी मुस्कान देते हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया। बाकियों की तरह उसे भी अभी तक संख्याओं का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था। हालांकि यह देखकर कि उनमें से बहुतों ने मानो उसे कोई देवी मान लिया हो, वह उनका विशेष ध्यान पाकर बहुत खुश हुई। काव्या के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था, अरुण। स्फटिक गोले से पिछली परीक्षा की तरह वह शक्ति नेत्र पर परीक्षा लेने वाला आखिरी व्यक्ति था। सब चुपचाप देख रहे थे, यहां तक कि सबकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि 4 तात्विक आत्मीयताएं पाने वाला एकमात्र व्यक्ति इस बार कैसा प्रदर्शन करेगा। अरुण को उनकी घूरती निगाहों से असहज महसूस हुआ। उसने इस तरह की घूरती निगाहें पहले भी देखी थीं। दूसरे कुलीन लड़कों की घूरती निगाहें, जो राजकुमारी गायत्री द्वारा उस पर ध्यान दिए जाने पर उसे ईर्ष्या से देखते थे। यह ईर्ष्या से भरे लोगों की घूरती निगाहें थीं। अरुण ने अपने विचारों को झटकते हुए मंच की ओर सीढ़ियां चढ़ी। जब भी उसे घबराहट या डर लगता, वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई एक तरकीब से खुद को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता, और वह थी लोगों के चेहरों को मछली के रूप में कल्पना करना। यह तरीका काम नहीं आया और अरुण ने फिर से अपना सिर हिलाया। इसके बजाय उसने मन ही मन दोहराया कि वह खास है, उसे 4 तत्वों से आत्मीयता है और यह एक बड़ी उपलब्धि है। अरुण, क्या तुम तैयार हो? विद्या देवी ने पूछा, हालांकि उनका चेहरा अनिश्चित लग रहा था। तैयार, अरुण ने विद्या देवी के हाव भाव पर ध्यान न देते हुए दृढ़ता से उत्तर दिया। चूंकि उसके पास 4 आत्मीयताएं थीं, इसलिए उसका परिणाम कम नहीं होगा, है ना? शक्ति नेत्र का प्रतीक चमक उठा और शब्दों का पहला सेट दिखाई दिया। युद्ध शक्ति 5। यह सभी परीक्षणों में सबसे कम अंक था, बल्कि काव्या से भी कम, जो एक युवती थी और जिसकी युद्ध शक्ति केवल 6 थी। हालांकि अरुण ने अपनी उम्मीदें बनाए रखीं क्योंकि वह जानता था कि उसे अपनी मां से कमजोर शारीरिक बनावट विरासत में मिली है। यह तो तय था। अगली पंक्ति आई और यह निश्चित रूप से अरुण को देखने वाले सभी लोगों के लिए एक झटका था। आत्मिक शक्ति 20। यह स्तर इस कमरे में किसी ने भी देखा था, सबसे कम संख्या भी थी। इस बात पर कानाफूसी शुरू हो गई कि जिस लड़के के पास 4 तत्वों की आत्मीयता थी, उसकी आत्मिक शक्ति केवल 20 थी। यह हैरान करने वाला था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आने वाली थी। जब आखिरी संदेश आखिरकार आया, तो हंगामा मच गया। आत्मिक योग्यता रैंक बी। अरुण किसी से भी ज्यादा हैरान था। उसने अनजाने में निराश विद्या देवी की तरफ देखा, जिसे इसकी आधी अधूरी उम्मीद थी। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला व्यक्ति था जिसकी आत्मिक योग्यता रैंक बी थी, लेकिन क्या वह पूरे जादू विद्या मंदिर में अकेला भी हो सकता था? अरुण अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच रहा था कि वह लगभग सफेद हो गई थी। वह शक्ति नेत्र के माप को घूर रहा था और क्रोधित हो रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम परीक्षा दोबारा कर सकते हैं? विद्या देवी ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। अरुण की परीक्षा का पाठ अपने आप मिट गया। शक्ति नेत्र एक बार फिर चमका और वही संख्या दिखाई दी। जब अरुण ने विद्या देवी के हाव भाव देखे, तो उसे पता चल गया कि यह सब व्यर्थ है। अरुण निराश हो गया। दरअसल उसकी युद्ध शक्ति, आत्मिक शक्ति और योग्यता कक्षा में सबसे कम थी। हालांकि उसे इनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन विद्या देवी के चेहरे को देखकर साफ जाहिर था कि वह कितनी निराश और हैरान थी। अरुण यह भी सुन सकता था कि उच्च वर्ग के ये युवा, कालिका, कैसे खुश हो रहे थे। उसने अस्पष्ट रूप से यह सुना, 1000 साल हो गए।
इस जादू विद्या मंदिर में आखिरी आत्मिक योग्यता रैंक बी आया था। यह आदिमानव सचमुच अनोखा है। हा हा हा। विद्या देवी ने अरुण पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उन युवकों की स्थिति पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे सही थे, और उन्होंने भारी स्वर में कहा, मुझे माफ करना, अरुण। जादूगर बनने के लिए आत्मिक योग्यता सबसे जरूरी है। कम आत्मिक शक्ति को उच्च आत्मिक योग्यता से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने अपनी ताकत का दिखावा करते हुए कहा, लेकिन चूंकि तुम यहां हो, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो। विद्या देवी ने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, सब लोग अभी बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। युवा अपनी सीटों पर वापस चले गए और अरुण घिसटता हुआ आगे बढ़ा। खासकर काव्या ने उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह चुप रहा और बस एक हल्की सी मुस्कान देकर किसी तरह उनके प्रयासों का आभार व्यक्त किया। हालांकि परिसंचरण एक समय में केवल मूल ऊर्जा पर ही केंद्रित हो सकता है। इसलिए कई तत्वों से आत्मीयता रखने वाले लोगों को ऊर्जा को अलग अलग प्रसारित करने में अधिक समय लगाना पड़ता है। यदि आप एक ही समय में 2 या अधिक तत्वों को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, तो आपके शरीर में ऊर्जा का टकराव होगा और सबसे बुरी स्थिति में आपका शरीर, आपकी रक्तवाहिनियां फट जाएंगी। विद्या देवी ने फिर आह भरी और मंच पर इधर उधर टहलने लगी। मैं सबको एक बार फिर याद दिला दूंगी, तुम्हारे पास 7 दिन हैं और इस मौके को बर्बाद मत करना। उन्होंने 2 उंगलियां उठाईं। इन 7 दिनों में आप सभी को 2 काम पूरे करने हैं। पहला, आपको 30 आत्मिक शक्ति हासिल करनी होगी और रैंक 2 का शिष्य बनना होगा। दूसरा, आपको हमारे जादू विद्या मंदिर के किसी भी संस्थान से स्वीकृति पत्र प्राप्त करना होगा। इनमें से एक भी पूरा न कर पाने का मतलब है कि आप फेल हो जाएंगे और आपकी याददाश्त मिट जाएगी। विद्या देवी के स्पष्टीकरण के बाद अरुण ने टुकड़ों को जोड़ लिया। उनके स्पष्टीकरण के आधार पर रैंक बी की आत्मिक योग्यता के साथ 7 दिनों में किसी तत्व की प्रारंभिक अवस्था तक पहुंचना असंभव था। इसके अलावा उसे किसी संस्थान में प्रवेश भी लेना था और 30 आत्मिक शक्ति हासिल करनी थी। परीक्षा 7 दिनों में होनी थी, इसलिए एकमात्र निष्कर्ष यही था कि अरुण असफल हो जाएगा। अरुण विद्या देवी को देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि कालिका के पहले पंक्ति के कई युवा अपनी गर्दन मोड़ रहे थे। अरुण महसूस कर सकता था कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे, खुशी मना रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे ही लोग थे जिनके चेहरों पर पहले ईर्ष्या के भाव थे, लेकिन अब उनकी नाक हवा में थी क्योंकि उनके चेहरों पर तिरस्कार या दया के भाव थे। वह फिर से नीचे देखने लगा, जमीन को निहारता हुआ, लेकिन उसके विचार तब हिल गए जब किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। एक मीठी खुशबू ने फिर से उसके होश भरे और उसके हाथ पर एक नरम, अद्भुत एहसास हुआ। चिंता मत करो, प्यारे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शायद हमारे मंदिर के महापुजारी ने मुझे जो बातें सिखाईं, उसी की वजह से मेरी आत्मिक शक्ति इतनी अधिक है। मैं तुम्हें उनमें से कुछ तरकीबें सिखाऊंगी। उसे एक पल लगा कि यह काव्या थी जिसने उस पर हाथ रखा था और वह नरम एहसास। अरुण ने देखा कि वह नरम एहसास क्या था और यह वही था जो उसने सोचा था। वह जल्दी से काव्या के चंगुल से निकल गया। चूंकि हम एक ही दुनिया से हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, अरुण, जयंत ने कोने से टिप्पणी की। काव्या, जयंत, अरुण ने बुदबुदाया। हम्पफ, तक्षक ने नाक फुलाई, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से कुछ और कह रही थी। चेतन अभी भी चुप रहा, हालांकि उसकी नजरों में कुछ गर्मजोशी थी। अरुण के मन में गर्माहट महसूस हुई। वे एक दूसरे को मुश्किल से जानते थे, लेकिन ये लोग उस साम्राज्य के उन क्रूर कुलीन बच्चों से बेहतर व्यवहार कर रहे थे जिससे वह आया था। वास्तव में ये लोग गायत्री के अलावा अरुण के प्रति कुछ देखभाल दिखाने वाले पहले लोग थे। उसके पिता के महल में बच्चे हमेशा उसके साथ दूरी बनाए रखते थे, लेकिन ये 4 अजनबी, जिनसे वह एक अलग दुनिया में मिला था, वास्तविक लग रहे थे। अरुण ने अपना ध्यान फिर से विद्या देवी की ओर लगाया, जो अभी भी कुछ चीजें समझा रही थी। किसी तरह उन नकारात्मक विचारों ने उस पल में अरुण के दिमाग को छोड़ दिया। जादू विद्या मंदिर में भले ही हमारे पास बहुत सारे संस्थान हैं, वे किसी शिष्य को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि आप वहां जाकर प्रवेश के लिए अनुरोध करते हैं। यह मंदिर भीख मांगने की जगह नहीं है।
अपनी योग्यता साबित करें, जो भी वे मांगते हैं, और वे आपको सुविधाएं और पाठ प्रदान करेंगे। विद्या देवी ने हाथ हिलाया और 2 विशाल जादुई द्वारों की छवियां प्रकट हुईं। हमारे पास जो संस्थान हैं, वे 2 मुख्य मार्गों में बनते हैं, 10 तत्व मार्ग और भाग्य मार्ग। 10 तत्व मार्ग वे संस्थान हैं जहां आप अपनी आत्मिक शक्ति में सुधार करेंगे और साथ ही अपने तत्वों के बारे में भी जानेंगे। चूंकि यह निश्चित है कि विभिन्न विश्वों से एकत्रित सभी छात्रों में कम से कम एक तत्व अवश्य होता है, इसलिए आप सभी अपनी कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा देने के हकदार हैं। आप केवल अपनी आत्मीयता के अनुसार ही परीक्षा दे सकते हैं, इसलिए यदि आपकी किसी एक तत्व से आत्मीयता है, उदाहरण के लिए अग्नि, तो आप हमारे अग्नि संस्थान के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अन्य संस्थानों के लिए नहीं। फिर भाग्य मार्ग चमक उठा और विद्या देवी ने आगे कहा, भाग्य मार्ग उन लोगों के लिए संस्थान है जो विशेषज्ञता के किसी विशेष क्षेत्र को सीखने में रुचि रखते हैं। सामान्य संस्थान है विनाश, भ्रम, जादू, परिवर्तन, रसायन विद्या, युद्ध और कई अन्य। इन सभी के लिए आपको अपनी कक्षाएं लेने से पहले परीक्षणों को पास करना होगा, युद्ध संस्थान को छोड़कर। इन संस्थानों में प्रवेश पाने का एक और तरीका सिफारिश का पत्र या अंदर के किसी गुरु से व्यक्तिगत निमंत्रण है। ये सारी बातें अब तक आप सबको बोर कर रही होंगी, तो चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं। मैं चाहती हूं कि सभी लोग अपने हाथों पर बने चिन्हों पर ध्यान दें। अरुण ने अपना ध्यान अपनी हथेली पर बने प्रतीक पर केंद्रित किया। रेखाओं और लेखन के रूप में ये प्रतीक, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था, जानकारी दे रहे थे। अरुण गुप्ता, पुरुष 15 वर्ष, युद्ध शक्ति 5, आत्मिक शक्ति 20, आत्मिक योग्यता B। आपको 10 तत्व मार्ग के 4 संस्थानों में प्रवेश परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जल संस्थान, पृथ्वी संस्थान, पौधा संस्थान और अंधकार संस्थान। भाग्य मार्ग के अंतर्गत किसी भी संस्थान से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। विद्या देवी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए ताली बजाई और कहा, हमारी कक्षा समाप्त हो गई है। आप सभी अपनी परीक्षाएं देना शुरू कर सकते हैं और पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बस द्वार के बाहर पहरेदार के निर्देशों का पालन करें। मैं आप सभी की सफलता की कामना करती हूं। कक्षा समाप्त होती है। फव्वारा बीच में था और 10 इमारतों की ओर अलग अलग दिशाओं में कुछ रास्ते थे। उस जगह पर कुछ मेहराब, पेड़, झाड़ियां, बेंच और छोटे छोटे मंडप थे जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। अरुण ने देखा कि चौक का किनारा बाड़ों को छोड़कर खाली स्थान लग रहा था और जब वह किनारे पर गया तो उसने पाया कि वे ऐसी जगह पर थे जहां सब कुछ तैर रहा था। वहां जो इमारत है, वह इमारत संख्या 7 है। कक्षा 70 से कक्षा 79 के बच्चे अगले 7 दिनों तक वहां रहेंगे, उसी तरह के कवच में पास में खड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा। अरुण ने अपने सामने की इमारतों की संख्या गिनते हुए कहा, 6, 7, 10। लगता है हम सब इसी जगह एक साथ रहेंगे। वाह, यह जगह बहुत सुंदर है, काव्या ने कहा जब वह पत्थर की सफेद बेंचों में से एक पर बैठी थी, जिसके पास एक बरगद का पेड़ छाया प्रदान कर रहा था। चलो चलें, उनके मार्गदर्शक ने कहा। इसके बाद उन्हें तैरते हुए रास्तों में से एक पर ले जाया गया। प्रवेश करने पर एक बड़े हॉल में एक लंबी मेज के साथ उनका स्वागत किया गया। एक व्यक्ति, जो उनसे ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, ने नए आए लोगों का स्वागत किया। उसने एक लंबा, चुस्त काला कुर्ता पहना हुआ था जो उसकी गर्दन तक ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वर्दी जैसा हो। आकाश द्वीप 7 में नए शिष्यों का स्वागत है। मुझे उमेश शास्त्री कहो, मैं 6ठी श्रेणी का शिष्य हूं। इस जगह की सभी सुविधाएं आप सभी के लिए खुली हैं। इसमें भोजन कक्ष, स्नानघर, प्रशिक्षण कक्ष और बिस्तर भी शामिल हैं। ये सभी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं। बदले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मानवता के लिए आप सभी अपनी कक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हर समय वर्दी पहनना अनिवार्य है और अपने कमरों में पहुंचने के बाद आपको यह मिल जाएगी। आवास आपके हाथ की हथेली पर बने प्रतीक में दिखाई देने वाली जानकारी के अनुसार विभाजित है। आपकी पसंद के संस्थान में प्रवेश कल सुबह से शुरू होगा। सैकड़ों युवा लोग एक गलियारे की ओर बढ़ने लगे,
कई सीढ़ियां चढ़े और कुछ मार्गों से गुजरे, अंततः अपने निवास पर पहुंचे। वे अपनी हथेलियों पर दिए गए निर्देशों का पालन करने लगे। अरुण और उसके दोस्त फिर एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे। जयंत आगे बढ़ा और अपनी हथेली दरवाजे की सतह पर रखी। वह चमक उठा और फुफकार कर खुल गया। कमरे के अंदर 5 और कमरे थे जिनमें साधारण डिजाइन वाले बिस्तर थे। हर कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जिससे आसमान का खूबसूरत नजारा दिखता था। वाह, मुझे यह बहुत पसंद है, काव्या ने कहा। स्वागत। मैं आपका कक्ष सेवक हूं। मैं इस जगह के बारे में सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं या आपकी पहुंच के स्तर के अनुसार आपकी जरूरतों को तैयार कर सकता हूं। ये 5 युवा उस नई दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके जिसमें वे रह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे देवताओं द्वारा निर्मित किसी दुनिया में हों। कृपया पहले अपनी शिष्य वर्दी पहनें। उनके सामने का खाली स्थान थोड़ा विकृत हुआ और एक चोगा प्रकट हुआ। यह वही चोगा था जो उमेश शास्त्री पहने हुए थे, लेकिन इसके किनारे पर एक बैज था जिसमें अलग अलग संख्याएं थीं। हमें यह अजीब पोशाक पहननी है, तक्षक ने इसे हिलाते हुए कहा। विशिष्ट जंगली, तुम जरूर नंगे घूमना चाहोगे, जयंत ने जवाब दिया। अरुण ने आह भरी जब दोनों फिर से बहस करने लगे। लेकिन दोनों अचानक अपनी बातचीत रोककर हैरानी से आंखें फैलाए खड़े हो गए। चेतन ने भी हल्का सा खांसा। क्या हुआ, चेतन? अरुण ने पूछा और फिर उसने अपनी नजर वहां घुमाई जहां चेतन, जयंत और तक्षक देख रहे थे। तब उसने देखा कि काव्या बेझिझक अपने गहने और परिधान उतार रही थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी, लेकिन तीनों लड़के उसकी चिकनी, निर्दोष ताबे की त्वचा और आकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, जबकि वह कक्ष सेवक द्वारा दी गई वर्दी पहनने की कोशिश कर रही थी। कमरा शांत हो गया, केवल सांसों की आवाज, निगलने की आवाज और काव्या के कपड़े पहनने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वाह, क्या खूबसूरत पोशाक है। कपड़ा इतना ठंडा लगता है और हवा आसानी से आर पार जाती है। तुम लोगों को भी इसे आजमाना चाहिए, काव्या ने कपड़े पहनने के बाद कहा। जयंत और तक्षक को कठोर वातावरण में रहने की आदत थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा था वह काव्या के प्राकृतिक आकर्षण से तुलना नहीं कर सकता था। जहां तक अरुण और चेतन का सवाल है, उन्होंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था और वे अभी भी उस गर्माहट को महसूस कर रहे थे जो अभी अभी हुआ था। काव्या ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे यह उसके लिए सामान्य बात हो। बाकी लड़के पहले अपने कमरों में गए, कपड़े बदले और कमरे के बीच में वापस आए, जहां छोटा स्फटिक सामान्य चीजों के साथ साथ उन सभी संस्थानों की जानकारी समझा रहा था जिनमें वे अगले दिन जा सकते थे। हालांकि अरुण को 4 तत्व संस्थानों में भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन उसे भाग्य मार्ग से कोई निमंत्रण नहीं मिला था। जयंत, तक्षक और चेतन के साथ भी यही स्थिति थी। उनमें से किसी को भी अभी तक तत्व मार्ग स्कूल के अलावा कोई निमंत्रण नहीं मिला था। आखिरकार, यह उनका पहला दिन था, इसलिए उनकी विशेषज्ञता अभी तक भाग्य मार्ग स्कूल को ज्ञात नहीं थी। तुम ठीक हो जाओगे, अरुण। कल मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हम दोनों को पृथ्वी के लिए आत्मीयता है, जयंत ने पूछा। हाँ, मेरे लिए युद्ध ही सब कुछ है। लेकिन मुझे पहले अग्नि आजमानी चाहिए, तक्षक ने उत्साह से कहा। चेतन अभी भी चुप था। यह व्यक्ति वास्तव में बहुत कम बोलता था, हालांकि सभी को एहसास था कि चेतन उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारा क्या, काव्या? जयंत ने पूछा। दरअसल, काव्या ने स्फटिक से जानकारी देखते हुए थोड़ा असमंजस में दिखाई दी। वह यह देखकर थोड़ी हैरान थी कि उसे 5 अलग अलग भाग्य मार्ग संस्थानों से 5 निमंत्रण मिले हैं और उसके 3 तत्वों के साथ 7 दिनों में कुल 8 संस्थान। अब वह असमंजस में थी कि वह कौन सा संस्थान नहीं चुनेगी। फिर अरुण अपने बिस्तर पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अगर वह ऊपर देखता तो हजारों तारे रात के आसमान को ढक लेते और मन ही मन कामना करता कि काश उसके पिता भी उन तारों में से एक होते। अगर वह नीचे देखता तो नीचे बादल घने होते। वह तकिए पर सिर रखकर लेटा था, जो अब तक उसने जितने भी तकिए पर सिर रखा था उससे कहीं ज्यादा मुलायम था। छत को घूरते हुए अरुण के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। आज जो कुछ हुआ वह इतना वास्तविक था कि उसे यह उम्मीद ही नहीं थी कि सब कुछ बस एक सपना होगा। सबसे पहले विचार आज की तात्विक आत्मीयताओं और आत्मिक योग्यता की परीक्षा,
इस जादुई दुनिया के बारे में थे। उसके बाद काव्या, जयंत, तक्षक, चेतन और गायत्री आए, जमी हुई नदी, उसके पिता की संपत्ति का जलना और आखिर में उसके पिता। उसके पिता की मृत्यु का एहसास अभी अभी उसके मन में घर करने लगा था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे, लेकिन अरुण ने तुरंत उन्हें पोंछ लिया। उसे इतना रोना धोना नहीं चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। वह एक तरफ मुड़ा और रात के आसमान को घूरने लगा, उसकी आंखें बंद होने को हो रही थीं। तभी उसके मन में उन लुटेरों के चेहरे और वनजाति शब्द उभरे। उसे इस शब्द का मतलब समझना था और अपने पिता की मृत्यु को व्यर्थ न जाने देकर उनका सम्मान करना था। उसे कुछ करना ही था, अपने पिता का बदला लेना ही एकमात्र रास्ता था। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी और उसके पिता के अंतिम क्षण उसके मन में बार बार घूम रहे थे, जब तक कि वह आखिरकार सो नहीं गया। दरवाजे पर बार बार दस्तक हुई और अरुण जाग गया। अरुण, अरुण, उठो! मीठी आवाज किसी लड़की की थी। वह बड़बड़ाया, लेकिन मुलायम, आरामदायक बिस्तर मानो किसी जादू से उसे और देर तक सोने के लिए मजबूर कर रहा था। अरुण, अरुण ने बुदबुदाया, गायत्री? तभी दरवाजा खुला और कदमों की आहट उसके बिस्तर के पास पहुंची। फिर चादर उसके हाथों से छूटी और मीठी आवाज तीखी हो गई, तुमने मेरा नाम क्या बताया था? उठो! हमें तैयार होना है। शिष्यों को सभा में इकट्ठा होना है। शिष्य? अरुण ने उलझन में अपनी आंखें आधी खोली। उसे यह समझने में एक पल लगा कि वह कहा है, यह लड़की कौन है और शिष्य शब्द का क्या मतलब है। वह अभी भी उस अजीब दुनिया में था। अगर ऐसा है, तो जो कुछ हुआ था वह सच था और यही उसकी हकीकत थी। अरुण ने अपना सिर हिलाया, आधी नींद से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी अकड़ती हड्डियों को तान दिया और वह खिड़की जहां से आकाश का नजारा दिखता था, अब एक दीवार बन गई थी। वह बिस्तर से उठा और अचानक वह दीवार जहां खिड़की थी, अपना रूप बदल गई और नीचे सुंदर नीला आकाश और घने बादल दिखाई देने लगे। खिड़की के सामने खड़े होकर उसने पिछली रात के विचारों पर विचार किया और जो उसे करना था उसे पूरा करने के लिए उसे पहले यहां और मजबूत बनना था और परीक्षा पास करनी थी। गायत्री कौन है? काव्या ने अपनी ठोड़ी को हथेलियों पर टिकाते हुए पूछा। ओह अम्मा! हाँ, मेरे प्यारे का पहले से ही एक प्रेम है, मैं देख रही हूं। तो क्या इसीलिए तुम मुझसे दूरी बनाए हुए हो? काव्या ने चिढ़ाते हुए कहा और वह अरुण के करीब झुक गई। नहीं, नहीं, हम प्रेमी नहीं हैं, हम बस। अरुण ने बगीचे में उस रात को याद करते हुए अपने शब्द रोक दिए, जहां गायत्री ने उसे एक जटिल नजर से देखा और टिप्पणी की कि वे अब दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हें पता है, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, प्यारे, उस आकर्षक लड़की ने उसकी नाक पर थपथपाते हुए कहा और अरुण को उसके विचारों में खोकर चली गई। अरुण को उसकी बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने बस उसे अपने दिमाग में बिठा लिया। दूसरे कमरे में स्नान करने के बाद अरुण अपने सामान्य क्षेत्र में गया और कुछ खाने के लिए ढूंढा। मेज पर रखे भोजन के कई रंग थे, लेकिन वे बस मूंग की दाल के दानों जैसे थे। हैरानी की बात यह थी कि बस कुछ ही खाने से उसकी भूख मिट गई। उसके बाद अरुण ने अपनी वर्दी पहनी और अपने 4 दोस्तों के साथ सीधे उस चौक की ओर चल पड़ा जहां फव्वारा था। रास्ते में उनकी बातचीत हुई और अरुण ने जयंत के साथ पृथ्वी तत्व संस्थान देखने जाने का फैसला किया। बाकी लोगों की बात करें तो काव्या वायु तत्व संस्थान, तक्षक अग्नि तत्व संस्थान और चेतन अंधकार तत्व संस्थान देखने जाएगा। मुख्य चौक पर हुई सभा सिर्फ एक अभिवादन थी और फिर शिष्यों को जहां चाहे वहां जाने की अनुमति दे दी गई। चूंकि अरुण और जयंत के पास पहले से ही एक योजना थी, इसलिए वे दोनों दर्जनों अन्य युवाओं के साथ पीले घेरे वाले एक द्वार में प्रवेश कर गए। वे द्वार से गुजरे और सबसे पहले उनका स्वागत रेत के कणों से भरी हवा ने किया जो उनके चेहरों पर टकरा रही थी। अरुण ने चारों ओर देखा और पहली बार ऐसी जगह देखी थी। उसके पैरों के नीचे की रेत किसी समुद्र तट की याद दिला रही थी, लेकिन पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। हमारी दुनिया में इसे मरुस्थल कहा जाता है, जयंत ने कहा। उनके सामने चूना पत्थर से बना एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, पृथ्वी संस्थान में आपका स्वागत है। हजारों युवा हर दिशा में घूम रहे थे और चूना पत्थर से बने ऊंचे, सीधे भवनों में जा रहे थे।
यह एक चहल पहल भरा संस्थान था। लेकिन अरुण और जयंत का ध्यान बीच में स्थित विशाल पीले स्तंभ पर गया। अगर उन दोनों को अंदाजा लगाना हो तो यही उनकी मंजिल है। रास्ते में जयंत ने हर जगह लोगों और मूर्तियों की भरमार देखी। इस जगह पर हजारों लोग होंगे, उसने टिप्पणी की। लगता है पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। अरुण ने सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही वे उस स्तंभ के सामने पहुंच गए जो पूरी जगह पर ऊंचा खड़ा था। वहां 100 सीढ़ियों वाली सीढ़ी पर लोग जमा थे। अरुण ने आह भरी और अपनी कनपटी पर हाथ फेरा। कीचड़ में चलने से उसकी सांस फूल रही थी। लगभग आधा घंटा लगने के बाद अरुण सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, जहां उसके जैसे सैकड़ों नए शिष्य थे। उसने कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, जिन्हें विद्या देवी के कक्ष में वही तात्विक आत्मीयता मिली थी, लेकिन एक खास व्यक्ति ने उसका ध्यान खींचा। उस व्यक्ति ने भी वैसी ही वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन वह एक चोगे जैसी थी। हालांकि उसका आभामंडल ही उसे सबसे अलग बनाता था। ऐसा लगता था जैसे वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा कर सकें। फिर उस व्यक्ति ने अपने बड़े, खुरदुरे हाथों से अपना हुड उठाया। हालांकि उसका चेहरा गंभीर था और छोटे बाल उसे सख्त दिखा रहे थे, फिर भी उसमें एक अपनापन सा था। जादूगर ने अपना परिचय देते हुए कहा, आपका स्वागत है। मेरा नाम ध्रुव मिश्रा है, मैं एक पृथ्वी स्वामी जादूगर हूं और इन 7 दिनों के दौरान मैं आपका मार्गदर्शक रहूंगा। आप सभी के लिए मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली तत्व की पर्याप्त समझ हो। सबसे ताकतवर, सामने खड़े एक लड़के ने शक से भरे चेहरे से कहा। दरअसल सिर्फ उस लड़के ने ही नहीं, बल्कि अरुण और जयंत समेत कई शिष्यों ने भी यही सोचा था। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं आपके संदेह दूर कर देता हूं। फिर उसने अपने हाथ से कई इशारे किए और फिर अपनी हथेली बगल में रखे बड़े पत्थर पर रख दी। वह बड़ा पत्थर हिल गया और खुद को फिर से आकार देने लगा, मानो वह एक विशाल मानव आकार का पत्थर बन गया हो, ठीक वैसे ही जैसे अरुण और जयंत ने यहां आते समय मूर्तियां देखी थीं। पत्थर का राक्षस हिला और उसने अपना हाथ ध्रुव की ओर बढ़ाया और ध्रुव पत्थर के राक्षस के कंधे तक पहुंच गया। लेकिन पृथ्वी, जमीन, जीवन जमीन से निकला है और जमीन पर ही सारा जीवन लौटेगा। हमारा संस्थान सबसे मजबूत माना जाता है, जो सबका सामना कर सकता है। दूसरी नगरी, विश्व गिर सकते हैं क्योंकि उनके पास हमारी दीवार नहीं है जो सबकी रक्षा करती है, महाकवच। हमारा कवच एक ऐसी ढाल है जो आकाशीय अग्नि, सुनामी, हजारों वज्रपातों और तूफानों के सामने खड़ी रहती है। अरुण विस्मय में डूबा हुआ था जब उसने उन प्राकृतिक आपदाओं की कल्पना की जो अभी भी पृथ्वी पर प्रहार करने में असमर्थ हैं। उसने सोचा कि अगर वह यह सीख ले, तो उसे किसी भी खंजर, तलवार, अग्नि आदि से या अपनी जान के लिए किसी भी खतरे से डर नहीं लगेगा। ध्रुव ने आगे कहा, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी तत्व केवल आत्मरक्षा के लिए ही नहीं है। हमारे पास एक ऐसा मंत्र भी है जो विनाश की अकल्पनीय शक्ति उत्पन्न कर सकता है, जो एक ही दुनिया में सभी जीवन को खतरे में डाल सकता है। वास्तव में यह मंत्र इतना भयानक था कि इसने एक पूरी दुनिया के पिछले निवासियों को ही मिटा दिया। वाह, क्या आप हमें इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? सामने खड़े एक लड़के ने पूछा। मुझे डर है कि मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूं। हम नहीं चाहते कि तुम अब पूरी दुनिया को मिटाने का कोई मंत्र सीखो, है ना? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण भी ध्रुव की ढेर सारी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। हालांकि ध्रुव का चेहरा गंभीर लग रहा था, लेकिन उसकी आभा किसी को भी सुनने और आनंद लेने पर मजबूर कर देती थी। पत्थर के मानव को उसके मूल रूप में बदलते हुए ध्रुव ने समझाया, 10 तत्वों के अपने अपने बचाव, आक्रमण और सहायक मंत्र होते हैं। लेकिन पृथ्वी तत्व को निर्धारित करने वाली बात बहुत सरल है। ऐसा लग रहा था जैसे कि शिष्य ध्रुव की बातें सुनने के लिए उत्सुक होकर अंदर घुस आए हों। एक जादूगर के लिए सीखने का मूल और पहला कदम अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहना है। हम बाहरी दुनिया को चलाने के लिए अपने शरीर में मौजूद देवी देवताओं की ऊर्जाओं को प्रवाहित करते हैं। उदाहरण के लिए, जल मंत्रों का उपयोग करने के लिए आपके पास जल होना आवश्यक है, इसलिए जल तत्व वाले जादूगर बड़े जलाशयों में ऊर्जा प्रवाहित करते समय शक्तिशाली होते हैं। अग्नि तत्व वाले
जादूगर भी उन जगहों पर सबसे शक्तिशाली होते हैं जहां गर्मी प्रचुर मात्रा में होती है। जहां तक पृथ्वी तत्व की बात है, यह सर्वत्र विद्यमान है। जिस जमीन पर आप खड़े हैं वह पृथ्वी है और हम अपना 95% समय पृथ्वी पर खड़े होकर बिताते हैं। और यही कारण है कि मेरे नए शिष्यों, पृथ्वी तत्व अन्य तत्वों में सबसे शक्तिशाली है। अरुण और जयंत ने अवचेतन रूप से सहमति में सिर हिलाया। ध्रुव का स्पष्टीकरण बहुत मायने रखता था, इसलिए वे इस जगह पर सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इसके बाद ध्रुव ने पत्थर के मानव को उसके मूल रूप में बदल दिया, जब उसके समान ही जादूगरों के वस्त्र पहने एक महिला ताली बजाते हुए उसके पास आई। हर साल बीतने के साथ आप और भी वाक्पटु होते जा रहे हैं, ध्रुव। मैं प्रभावित हूं, महिला ने कहा। बिल्कुल, फाल्गुनी। ये युवा ही भविष्य हैं। मुझे मानवता के लिए इन युवाओं को प्रेरित करने की जरूरत है और मेरा मानना है कि हमारा पृथ्वी तत्व ही इसका समाधान है। पृथ्वी संस्थान में जितने ज्यादा प्रतिभाशाली शिष्य शामिल होंगे, उतना ही बेहतर होगा, ध्रुव ने जवाब दिया। फाल्गुनी ने कहा, ठीक है, मैं यहां आपको उपदेश देने या कुछ और करने नहीं आई हूं। अब काम पर आते हैं। देखते हैं आज उनमें से कितने योग्य हैं। चलो, सब लोग स्तंभ के अंदर प्रवेश करें, ध्रुव ने युवा शिष्यों से कहा। मूल पत्थर। वे हॉल के अंत में स्थित बड़े द्वार की ओर बढ़े। अरुण और जयंत बातें कर रहे थे, लेकिन तभी सब रुक गए क्योंकि उन्हें कुछ महसूस हुआ, एक ऐसी शक्ति जिसने उनके कदमों को भारी कर दिया। अरुण, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? जयंत ने उलझन में अरुण से पूछा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर नीचे की ओर धकेला जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? अरुण ने कहा। मैं भी तुम्हारी तरह ही अनजान हूं, तुम्हें पता है, जयंत ने कहा। उसे भी चलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसकी हालत अरुण से काफी बेहतर थी। बड़े बंद पत्थर के द्वार पर पहुंचकर ध्रुव ने थोड़ा झुककर कहा, जिन लोगों का पृथ्वी के साथ तात्विक संबंध है, उन्हें इस स्थान से लाभ होगा। मुझे यकीन है कि आप सभी ने अब तक उस अदृश्य शक्ति का अनुभव कर लिया होगा जो आपको नीचे धकेल रही है। आप जितने लंबे समय तक इस स्थान पर रहेंगे, पृथ्वी की ऊर्जा को प्रवाहित करने की आपकी क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप रोजाना यहां आए, ताकि भविष्य में आप एक महान जादूगर बन सकें। अपने बाकी तत्वों को भूल जाइए। उन्होंने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आगे कहा, इस द्वार के पीछे एक चट्टान है जो पृथ्वी तत्व आत्मा का मूल है। हर कोई इस द्वार से प्रवेश करके पृथ्वी ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है और उसे प्रवाहित कर सकता है ताकि पृथ्वी के बारे में आपका ज्ञान बढ़े। हालांकि प्रथम वर्ष के शिष्यों के लिए आप में से प्रत्येक इस कमरे के अंदर केवल आधे दिन ही प्रशिक्षण ले सकता है। फिर ध्रुव ने अपने हाथों से तरह तरह के इशारे किए और उसके बराबर ऊंचा एक पत्थर उसके पास उछल पड़ा। अगर तुम इस पत्थर को हिला सको तो तुम्हें उत्तीर्ण मान लिया जाएगा और पृथ्वी संस्थान के शिष्य के रूप में स्वीकृति मिल जाएगी। कई आत्मविश्वासी युवक ध्रुव द्वारा बनाए गए पत्थर के पास गए और उसे धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। ध्रुव हंसा, क्या तुमने सोचा था कि यह इतना आसान होगा? अब कमरे में जाओ और अपनी मूल ऊर्जा का अभ्यास करो। तुम मूल पत्थर के जितने करीब रहोगे, उतनी ही तेजी से सीखोगे। ध्रुव के ऐसा कहने के बाद उनके पैरों तले की जमीन हिल गई क्योंकि बंद पत्थर का द्वार अपने आप खुल गया। अरुण और जयंत भी भीड़ के साथ अंदर आए और यद्यपि वहां लगभग 1000 लोग थे, फिर भी वहां सभी के लिए बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी। कमरे के दूर वाले हिस्से में दीवार से चिपका हुआ 3 चबूतरों के ऊपर एक काले रंग का छोटा सा पत्थर तैर रहा था। अरुण जयंत को साथ लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसकी सांस फूलने लगी थी क्योंकि उसका हर कदम पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। 11वें कदम के बाद अरुण को लगा जैसे कोई बड़ी दीवार उसे पास आने से रोक रही है, इसलिए वह पालथी मारकर बैठ गया, जबकि जयंत चट्टान के पास गया। अरुण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने अपना ध्यान काले पत्थर पर केंद्रित किया और एक आवाज उसके मन में आई। काली चट्टान से एक हल्की पीली रोशनी निकली और ये शब्द निकले, अपने मन को शांत करो, पृथ्वी के साथ एक हो जाओ। अपना हृदय स्थिर रखो, अविचल अविचल। पृथ्वी के साथ एक हो जाओ। इसका क्या मतलब है?
अरुण ने खुद से बुदबुदाया जब उसके मन में काली चट्टान अचानक बड़ी हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे निगल लिया जा रहा है। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन तभी उसे अगले शब्द याद आए, अपना हृदय स्थिर रखो, अविचल, अविचल। अरुण ने खुद को शांत होने और घबराने से बचने के लिए मजबूर किया। यही सुराग था। वह बैठा रहा, स्थिर। जैसे जैसे वह बड़ी काली चट्टान बड़ी होती गई, पहाड़ जितनी बड़ी होती गई, आखिरकार उसने उसे निगल लिया। अरुण को अपने चारों ओर पृथ्वी की ऊर्जा का एहसास हो रहा था और वह अपनी अस्मिता खोने लगा था। समय समाप्त हो गया, ध्रुव ने कहा। अरुण ने आंखें खोलीं, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे सब आधा दिन उस चट्टान के सामने बैठे बिता चुके थे। अरुण ने जयंत के आने का इंतजार किया और पूछा, क्या हुआ? सचमुच असाधारण, जयंत ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, जबकि उसका चेहरा भी पसीने से तर था। सभी शिष्य कमरे से बाहर निकल गए। कुछ उत्साहित दिख रहे थे तो कुछ थके हुए। पत्थर के द्वार के सामने लौटने के बाद ध्रुव ने उनका ध्यान आकर्षित किया और अपने द्वारा बनाए गए पत्थर के समान दर्जनों पत्थर बनाए और उनसे पत्थरों को हटाने के लिए कहा। एक आत्मविश्वासी शिष्य पहले आगे बढ़ा और उसने पत्थर के सामने अपनी हथेली रखी। पत्थर हिल गया। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया। जो लोग इस पत्थर को हिला पाएंगे, उन्हें पृथ्वी संस्थान का शिष्य माना जाएगा। जो लोग इसे हिला नहीं पाएंगे, उन्हें और प्रशिक्षण की जरूरत होगी। क्या मैं पहले सभी की हथेलियां जांच सकता हूं? अरुण ने अपना ध्यान बीच में रेखा वाले वृत्त पर केंद्रित किया। अरुण गुप्ता, पुरुष, 15 वर्ष। युद्ध शक्ति 5, आत्मिक शक्ति 21, मूलभूत पृथ्वी आत्मा साधना तकनीक प्राप्त हुई। उसके मन में नई जानकारी उभरी, यह पृथ्वी आत्मा साधना तकनीक का मैनुअल था। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। अरुण ने आधा दिन पत्थर पर ध्यान केंद्रित करके बिताया था और उसकी आत्मिक शक्ति 1 अंक बढ़ गई थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, भले ही वह 1 अंक ही क्यों न रहा हो। उसने इस पर विचार किया और उसे एहसास हुआ कि यह किसी हुनर में महारत हासिल करने जैसा था। जितना ज्यादा वह किसी हुनर का अभ्यास करेगा, उतनी ही उसकी समझ बढ़ेगी। क्या इसका मतलब यह नहीं कि आत्मिक शक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ेगी? जैसे ही वह और अधिक सोच रहा था, जयंत ने कहा, यह आश्चर्यजनक है। मैंने अभी अभी अपनी आत्मिक शक्ति को 3 अंक बढ़ते देखा है। आधे दिन में मैं 30 अंक से 3 अंक पीछे रह गया हूं। फिर 3 अंक शब्द ने अरुण की 1 अंक पाने की खुशी छीन ली। अफसोस, खुशी के बस 10 सेकंड ही रहे, पर अरुण खुश था कि जयंत ने भी अच्छा समय बिताया। यह बहुत अच्छा है। पहले प्रयास में हजारों में से लगभग 40 शिष्य पत्थरों को हिलाने में सफल रहे। इसे हिलाना आसान लग रहा था क्योंकि किसी को भी पत्थर को बस थोड़ा सा भी धकेलना होता और उसे पृथ्वी संस्थान के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। लेकिन यह देखते हुए कि उनमें से केवल कुछ ही सफल हुए थे, इसे पूरी ताकत से धकेलना उतना आसान नहीं था। दिन भर सैकड़ों शिष्यों ने कोशिश की और कुछ उसे हिलाने में कामयाब भी रहे, लेकिन हिलाना काफी नहीं था क्योंकि वह अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। इसलिए जो असफल रहे थे, उनमें से कुछ ने फिर से बैठकर अपनी हथेली पर अंकित नियमावली पर विचार किया और पत्थर के द्वार से रिसने वाले मूल पत्थर की ऊर्जा को प्रवाहित किया। दिन के अंत में लगभग 100 शिष्य पत्थरों को हिलाने में सफल रहे। दूसरी ओर जयंत और अरुण चट्टानों को धकेलने के प्रयास के बाद पृथ्वी की ऊर्जा का अध्ययन और दिशा निर्देशन करने के बावजूद सफल नहीं हुए। हालांकि उनके अवलोकन के आधार पर, चूंकि पहले दिन केवल 100 ही सफल हुए थे, इसलिए वे शिष्य ही रहे होंगे जिनकी आध्यात्मिक योग्यता S श्रेणी की थी। आकाश नारंगी हो रहा था, जो दिन के अंत का संकेत था, जब शेष सभी असफल शिष्यों को अपने अपने आकाश द्वीपों पर लौटने के लिए कहा गया। अरुण और जयंत अपने कमरे में पहुंचे और पाया कि तक्षक, चेतन और काव्या भी सामान्य क्षेत्र में आराम कर रहे थे। तुम्हारा दिन कैसा रहा, दोस्तों? क्या तुम में से किसी को पहले दिन सफलता मिली? जयंत ने हाथ हिलाते हुए पूछा। तक्षक ने जयंत की बात अनसुनी कर दी, उसे जरा भी जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जिस तरह तक्षक के होंठ नीचे की ओर मुड़े हुए थे और भौहें सिकुड़ी हुई थीं,
उससे अरुण और जयंत को पता चल गया कि तक्षक ने अग्नि संस्थान में अपनी शुरुआती परीक्षा पास नहीं की है। चेतन अब भी हमेशा की तरह चुप था, लेकिन उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, जो यह बताने के लिए काफी था कि उसे भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। अरुण और जयंत ने काव्या की ओर देखा, जो सबसे अंत में उत्तर देने वाली थी, और उसने अपने मधुर, शांत स्वर में कहा, मैं? बेशक, मैं सफल रही। उसने अपना हाथ खोला और अपनी हथेली के ऊपर एक छोटा सा घूमता हुआ भंवर बनाया। यह बिल्कुल विद्या देवी के पवनगुच्छ जैसा लग रहा था, लेकिन काव्या का भंवर उससे कहीं छोटा था। तुम महान हो, काव्या, अरुण ने कहा, और काव्या के हाथ को देखने के लिए उसके करीब झुक गया। तुम्हारी तारीफ की कद्र करती हूं, मित्र, उसने छोटे से भंवर को दूर करने के बाद कहा। लेकिन तुम दोनों का क्या? क्या तुम दोनों में से कोई कामयाब हुआ? अरुण ने कंधे उचकाए, अभी नहीं, पर कल फिर कोशिश करूंगा। जयंत अजीब तरह से हंसा, अपना सिर खुजाते हुए। तुम मजाक कर रही हो, है ना, काव्या? हा हा हा। उन सभी में काव्या का आत्मिक शक्ति स्तर सबसे अधिक था और केवल एक ही दिन में वह उनसे बहुत आगे निकल गई थी, इसलिए जयंत ने उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। अगला दिन आया और अरुण सुबह सुबह जयंत के साथ उसी संस्थान में लौट आया। वे फिर से मूल पत्थर कक्ष में पृथ्वी की ऊर्जा को प्रवाहित करने का अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि ध्रुव ने कहा था, प्रथम वर्ष के शिष्य इस कक्ष का उपयोग केवल आधे दिन के लिए ही कर सकते हैं, यानी 7 दिनों में केवल एक बार, क्योंकि इस कक्ष की प्राथमिकता वरिष्ठ शिष्यों के लिए आरक्षित थी। अरुण निराश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह पृथ्वी की ऊर्जा को समझने में एक सफलता के करीब था। उसे बस थोड़े और धक्के की जरूरत थी। फिर भी, उसने और जयंत ने पत्थर के द्वार के बाहर प्रशिक्षण लिया और मूल पत्थर से निकलने वाली दबाव शक्ति को अभी भी पत्थर के द्वार के करीब रहकर महसूस किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने नियमावली का अध्ययन करने और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा को मौके पर ही फिर से प्रवाहित करने का फैसला किया। वे पालथी मारकर बैठ गए और अपने मन को केंद्रित किया, लेकिन चूंकि यह क्षेत्र वह जगह भी थी जहां अन्य शिष्य पत्थर को हिलाने की परीक्षा दे रहे थे, जब भी कोई युवा पृथ्वी संस्थान में स्वीकार किया जाता, उनका ध्यान भंग हो जाता था। कल की तुलना में लोग कम थे क्योंकि आधे शिष्य पहले ही पास हो चुके थे और स्वीकार किए जा चुके थे और उन्हें एक अलग क्षेत्र में ले जाया गया था। दोपहर देर तक हो चुकी थी जब अरुण ने अपनी आंखें खोली। उसने पहले अपनी पसीने से तर माथे को अपनी बाह से पोंछा और फिर अपनी हथेली को देखा। आत्मिक शक्ति एक अंक और बढ़ गई थी, वह कुछ हद तक संतुष्ट था। वह सोच रहा था कि क्या उसे यहाँ प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए या उन अन्य संस्थानों का लाभ उठाना चाहिए जिनके साथ उसकी आत्मीयता थी। तभी जयंत जमीन से उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, बस, मुझे समझ आ गया। जयंत तेजी से बड़े पत्थर के पास गया, दोनों हाथों को पत्थर पर रखा और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, यहां तक कि उसके सिर की नसें उभरने लगी थीं। उसकी हथेली पर एक हल्की पीली चमक दिखाई दी और फिर पत्थर आखिरकार हिल गया। शाबाश! पृथ्वी संस्थान में स्वागत है, युवा, ध्रुव ने कहा, जो उनकी निगरानी कर रहा था। जयंत ने हवा में मुक्का मारा, चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए। उसने वास्तव में पृथ्वी आत्मा साधना के प्रारंभिक चरण में एक सफलता हासिल की थी और उसकी आत्मिक शक्ति सफलता के बाद 30 अंक तक पहुंच गई थी। वह अरुण के करीब झुका और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे सफल हुआ, अरुण? अरुण ने, हालांकि, अपने जवाब में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। नहीं। जयंत की भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, क्यों नहीं? अरुण ने जयंत को पूरी गंभीरता से देखा और कहा, क्योंकि अगर तुम मुझे यह तरकीब सिखाओगे, तो मैं कैसे सुधार करूंगा? मैं तुम्हारे प्रस्ताव की कद्र करता हूं, लेकिन मुझे इसे खुद समझना होगा। मैं दूसरों के लिए बोझ बनकर नहीं रह सकता। अब मर्द बन रहे हो, है ना? जयंत ने अरुण को चिढ़ाते हुए कहा, फिर जोड़ा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। अभी के लिए, मैं वापस जाकर उस जंगली के साथ मजाक करूंगा। हा हा हा। अरुण ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। उसके और जयंत के साथ शुरू में आए हजारों परीक्षार्थियों में से केवल 1/3 ही बचे थे जो अभी भी पृथ्वी की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उसने यह भी देखा कि जयंत के जाते ही अंधेरा छाने लगा था, लेकिन वह घर जाने वाला नहीं था। उसने कल रात अपने साथ जो हुआ उसके बारे में सोचा था और उसके पास बस एक ही जवाब था।
काश वह जयंत की तरह मजबूत और आत्मविश्वासी होता, तो शायद वह अपने पिता को उन शापित वनजाती लुटेरों से बचा सकता था। अरुण ने एक शब्द भी नहीं कहा और पूरी रात प्रशिक्षण जारी रखने का निश्चय किया। हालांकि वह अकेला नहीं था, सैकड़ों शिष्य भी अपनी जगह से हिले नहीं। समय समय पर ये अन्य युवा भी अपनी आंखें खोलकर यह जानने की कोशिश करते रहे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उन्हें एहसास हो गया था कि वे समूह में सबसे निचले 1/3 हैं और अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहते थे, इसलिए इन युवाओं ने खुद को और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। ध्रुव और फाल्गुनी अपने लिए बनाए गए पत्थरों के ऊपर मुस्कुराते हुए बैठे थे। हम भी उनके जैसे ही थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? ध्रुव ने गर्मजोशी से कहा। फाल्गुनी ने आंखें चौड़ी करके जवाब दिया, हूं? तुम क्या कह रहे हो? मुझे याद है कि तुम हमारी कक्षा में हमेशा आलसी, बातें करने वाले और शिष्य हुआ करते थे। ध्रुव ने बस हंसते हुए कहा, हा हा हा, आह पुरानी यादें। जयंत के जाते ही अरुण ने अपनी आंखें खोली। अरुण को नए लोगों की उपस्थिति का आभास हो गया था, इसलिए उसकी एकाग्रता भंग हो गई थी। उसने अपने आसपास किसी परिचित चेहरे को ढूंढने की कोशिश की और वहां कुछ ही लोग बचे थे जिन्हें वह पिछली रात से पहचान सका। उनमें से ज्यादातर नए युवक थे और वह बता सकता था कि वे नए हैं क्योंकि उन्हें पत्थर के दरवाजे के पीछे वाले हॉल में जाने का मौका दिया गया था जहां मूल पत्थर रखा था। तो ये लोग जरूर शिष्य होंगे जिनके कई तात्विक संबंध भी रहे होंगे। अरुण को पता था कि वह अपनी सीमा पर पहुंच गया है। अपने अंधेरे मन में, जहां एक बड़ी काली चट्टान उसे निगल रही थी, स्थिर रहने की मानसिक थकान न केवल उसके मन पर बल्कि उसके शरीर पर भी भारी पड़ रही थी, खासकर अगर आप उसकी कमजोर शारीरिक बनावट पर गौर करें। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया, खुद को पूरी सीमा तक धकेला, लेकिन वह बड़ी काली चट्टान अब दिखाई नहीं दी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन चारों ओर केवल अंधेरा था और वह बीच में था। वह अब और ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अरुण को जो क्षण भर जैसा लगा, असल में 1 घंटा बीत चुका था। उसने इधर उधर देखा और अपने समूह में से किसी को भी नहीं देखा। बस कुछ नए चेहरे बचे थे जो आज ही शामिल हुए थे। वह अकेला ऐसा था जो पृथ्वी आत्मा साधना की बुनियादी तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाया था। उसे आधी अधूरी उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसे कम से कम कोशिश तो करनी ही थी। अगर वह खुद को आगे नहीं बढ़ाता तो कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मिक योग्यता रैंक बी और 4 तात्विक आत्मीयताएं थीं, जो विद्या देवी के अनुसार बाकी तत्वों से ज्यादा मुश्किल थीं। अरुण ने अपनी हथेली से अपनी स्थिति बताई। अरुण गुप्ता, 15 वर्ष। युद्ध शक्ति 5, आत्मिक शक्ति 22। कुल मिलाकर 2 अंकों की वृद्धि के बाद, जिसमें पिछले दिन का 1 अंक भी शामिल था, पूरी रात बिताने के बावजूद उसकी आत्मिक शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। अरुण ने निराशा से आह भरी क्योंकि उसे लगा कि उसने जो समय बिताया वह व्यर्थ गया। जितना अधिक उसने खुद को इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए मजबूर किया, अपने मन को शांत करो, पृथ्वी के साथ एक हो जाओ, अपने हृदय को स्थिर रखो, अविचल अविचल, उतना ही कम उसे समझ आया। अरुण अभी भी उन शब्दों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, तभी अगले कमरे में प्रशिक्षण समाप्त हो गया और ध्रुव को एहसास हुआ कि अरुण ने अभी भी मैनुअल को पूरी तरह से नहीं समझा है। फाल्गुनी ने ध्रुव से कहा, क्या वह लड़का अभी भी बुनियादी स्तर को नहीं समझ पाया है? स्पष्टतः उस लड़के की आत्मिक योग्यता रैंक बी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव पर सीधे तौर पर महाराज रणवीर सिंह द्वारा निगरानी रखी जाती है। ध्रुव ने अपनी कलाई पर कंगन घुमाया और अरुण की जानकारी देखी। युद्ध शक्ति और आत्मिक शक्ति बहुत कम है। 4 आत्मीयताएं, लेकिन यह सच है। यह अफसोस की बात है कि उसकी योग्यता इतनी कम है कि उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फाल्गुनी ने सिर हिलाया और अरुण की तरफ देखा। हाँ, अगर वह किसी और जादू विद्या मंदिर में होता तो 4 गुणों वाली रैंक बी उसे देवताओं की ओर से भेजे गए उपहार की तरह लगती। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा मंदिर आकाशगंगा का सबसे ऊंचा जादू विद्या मंदिर है। वह 7वें दिन भी सफल नहीं होगा। फाल्गुनी, हमने लाखों शिष्यों की देखरेख की है। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि आध्यात्मिक योग्यता ही सब कुछ नहीं है। मुझे यह लड़का बहुत सराहनीय लगता है। ध्रुव अरुण के पास गया और बोला, लड़के,
यह मत भूलना कि तुम्हारा शरीर एक ऐसा यान है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर तुम खुद को थकावट की हद तक धकेलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वापस जाओ और आराम करो। मैं समझता हूं। सलाह के लिए धन्यवाद, अरुण ने कहा, जब वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिर पड़ा, क्योंकि उसके पैर इतने लंबे समय तक पालथी मारकर बैठने से सुन्न हो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ उसमें चुभ रही हों। जयंत, जो अभी अभी दूसरे प्रशिक्षण से बाहर आया था, अरुण के पास दौड़ा और उसकी मदद की। मैं इसकी कद्र करता हूं, जयंत, अरुण ने कमजोरी से कहा। दोनों वहां से चले गए और द्वार से होते हुए उन्होंने देखा कि काव्या, तक्षक और चेतन जयंत और अरुण का इंतजार कर रहे हैं। जब काव्या को जयंत से अरुण के रात को वापस न आने की खबर मिली, तो वह पृथ्वी संस्थान जाकर उसे लेने जाना चाहती थी। लेकिन जयंत ने उसे ऐसा न करने के लिए मना लिया था, इसलिए काव्या ने खुद को अरुण को लेने से रोक लिया था। अरुण पूरी रात बिना खाए पिए और आराम किए जागता रहा, उसे खाने और सोने की जरूरत थी। काव्या को जयंत से अरुण की इस बाधा के बारे में पता चल गया था, इसलिए काव्या ने सबको आकाश भवन वाले भोजन कक्ष में अपने साथ खाने पर चलने के लिए मजबूर किया। अरुण, चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी 4 दिन है। तुम यह कर सकते हो, जयंत ने कहा। हाँ, अरुण, तुम यह कर सकते हो, काव्या ने प्रोत्साहित किया। हालांकि तक्षक और चेतन ज्यादा बात नहीं करते थे, फिर भी वे खाने की मेज पर साथ थे। अरुण उनके हाव भाव देख सकता था और उसकी आत्मा शांत हो गई। जब वे बातें कर रहे थे, तभी 5 युवक उनकी मेज के पास आए। अरुण के समूह को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि ये लोग कौन थे। उनके घमंडी चेहरे, नाक ऊंची, वे जादूगरों की दुनिया, कालिका से आए शिष्य थे। छी! मैंने सुना है कि इस प्रतिष्ठित जादू विद्या मंदिर के इतिहास में वह अकेला ऐसा है जो 3 दिन में बुनियादी चीजें पूरी नहीं कर सका। हा, एक निम्न वर्ग के शिष्य के लिए यह कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है, विकास ने कहा। वह तो बंदर जैसा है, रैंक बी वाला एक शिष्य बंदर। हा, रोहन ने हंसते हुए जोड़ा। इस आदिम, निम्न वर्ग के विश्व को इस मंदिर में एक शिष्य के रूप में चुना गया है। यहां तक कि मेरा पालतू कुत्ता भी उससे ज्यादा इस जगह पर चुने जाने का हकदार है, सूरज ने तंज कसते हुए कहा। रोहन, तुम बैठ जाओ। मैं इस सुअर जैसी नाक वाले को अपनी मुट्ठी से सबक सिखाऊंगा, तक्षक ने दांत भींचते हुए मुट्ठी भींचते हुए दहाड़ा। जयंत ने अविचलित होकर उत्तर दिया, मैं यहां यह सुनिश्चित करने आया हूं कि तुम हमें शर्मिंदगी का कारण न बनो, तक्षक। भोजन कर रहे अन्य शिष्य अरुण की मेज की ओर देखने लगे। कुछ लोग खड़े होकर इकट्ठा हो रही भीड़ की ओर सिर तानने लगे। अरे, एक लड़ाई! आओ, लड़ो! मैं थोड़ा खून देखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि कोई मर जाए। इससे यह और भी रोमांचक हो जाएगा। शिष्यों के बीच लड़ाई निषिद्ध नहीं थी, लेकिन जादू विद्या मंदिर के नियमों के अनुसार किसी साथी शिष्य की हत्या करना या उसे स्थायी रूप से विकलांग बनाना दंडनीय था। द्वंद्व युद्ध या लड़ाई अभी भी कुछ हद तक स्वीकार्य थी, क्योंकि इससे एक मजबूत शिष्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता था। हर तुम्हारी हिम्मत! कुएं की तलहटी में बैठे मेंढक को वास्तव में पता नहीं होता कि आकाश कितना ऊंचा है। तुम कूड़े के ढेर हो, विकास ने तक्षक के चेहरे के सामने थूकते हुए कहा। तक्षक ने कालिका के लड़के को धक्का दिया और अपनी मुट्ठी तैयार कर ली। वह एक सामान्य व्यक्ति था और उसे कभी पीछे न हटने और हार न मानने की शिक्षा दी गई थी। इस तीसरे दिन उसने अग्नि तत्व की मूल आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे विश्वास था कि वह इस घमंडी लड़के को हरा सकता है। उसने अभी तक कोई मंत्र नहीं सीखा था, लेकिन उसे थोड़ी समझ थी और उसने इस सुंदर लड़के के चेहरे पर सिर्फ अपनी मुट्ठी मारना पसंद किया। वह कूदकर लड़के को जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसका पैर अकड़ गया और वह हिल नहीं सका। मुझे आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, सुनहरे बालों वाला सुंदर लड़का, रोहन, अपने दोस्तों से बोला। उसने बर्फ तत्व की अपनी समझ का उपयोग किया था और तक्षक के पैर को जमा दिया था। रोहन ने तक्षक के स्थिर शरीर की ओर एक और बर्फ का मंत्र फेंका और उठने की कोशिश की। बर्फ गोली! तक्षक ने तात्विक अग्नि की अपनी समझ से अपने शरीर को गर्म कर लिया था, जिससे उसके पैर पर जमी बर्फ वाष्पीकृत हो गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
बर्फ की गोली उससे बस 1 इंच दूर थी जब जयंत ने बर्फ की गोली के रास्ते में अपना हाथ रखकर उसे तक्षक तक पहुंचने से रोक दिया। जयंत ने अपना हानिकर हाथ पीछे खींच लिया जिससे हल्की पीली चमक निकल रही थी। पत्थर की खाल। यह वह मंत्र था जिसमें जयंत ने पृथ्वी आत्मा साधना की बुनियादी तकनीक को समझने और ध्रुव से प्रशिक्षण लेने के बाद महारत हासिल की थी। लेकिन चूंकि उसने अभी अभी यह मंत्र सीखा था, जयंत अपनी बाह की त्वचा को केवल पत्थर जैसा कठोर ही बना सका। त्वचा को पत्थर में बदलने से उसे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन बर्फ के मंत्र के बर्फ जमने वाले गुणों ने जयंत की पत्थर की बाह को इतना प्रभावित किया कि अगर वह घायल भी नहीं हुई थी तो भी वह जम गई थी और जयंत अपनी उंगलियां नहीं हिला पा रहा था। जयंत की बाह पर तक्षक के पैरों की तरह बर्फ के टुकड़े बन गए। उसने अपनी बाह हिलाई, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि वह वास्तव में जम गई थी। अगर जयंत ने अपनी पत्थर की खाल मंत्र का उपयोग अग्नि, तेज या कुंद बल जैसे किसी अन्य तत्व के हमले के खिलाफ किया होता तो पत्थर की खाल प्रभावी होती, लेकिन यह बर्फ की गोली के खिलाफ प्रभावी नहीं थी, जिसकी मुख्य ताकत जमाना था। अरुण, काव्या और चेतन भी खड़े हो गए क्योंकि वे तक्षक और जयंत को उनके लिए लड़ते हुए सिर्फ देखते नहीं रह सकते थे। रोहन ने जयंत की ओर एक और बर्फ की गोली बनाई। बर्फ गोली। जयंत ने अपनी दूसरी बाह से इसे रोका और बर्फ की गोली के जमने वाले गुणों ने उसकी दोनों बाहों को बेकार कर दिया। तक्षक स्थिर नहीं रहा और उसने अपनी एक टांग पर पिघल रही बर्फ को मुक्के से तोड़ दिया, जिससे बर्फ के टुकड़े जमीन पर लाखों टुकड़ों में बिखर गए। रोहन ने दोनों हाथों को तक्षक और जयंत की दिशा में उठाया और एक साथ 2 बर्फ की गोलियां बनाईं। ऐसा लग रहा था कि वह दोनों को सिर से पांव तक जमाने का इरादा रखता था। बर्फ गोली, बर्फ गोली। अरुण ने देखा कि बर्फ की गोली जयंत की दूसरी बाह से कैसे टकराई थी। क्या यह वही था जो वह सोच रहा था? लेकिन इसके बारे में और सोचने का समय नहीं था क्योंकि रोहन की बर्फ की गोलियां तक्षक और जयंत को छूने वाली थी। उसने जल्दी से मेज पर रखा कटोरा और चम्मच उठाया और उन्हें गोलियों की ओर फेंक दिया। दोनों वस्तुएं हवा में गोलियों से टकराईं और कटोरा व चम्मच दोनों जम गए और जमीन पर गिर गए। अरुण ने अपनी अनुमानित सोच पर मुट्ठी कसी और तक्षक और जयंत को पूरी तरह जमने से बचा लिया। शाबाश, अरुण, काव्या ने उत्साहित होकर कहा। चूंकि अरुण ने हस्तक्षेप किया था, कालिका के 2 शिष्यों ने एक दूसरे को सिर हिलाया और अपने मंत्र तैयार करते हुए आगे बढ़े। तभी एक तेज हवा ने उन दोनों को, जिसमें सुनहरे बालों वाला रोहन भी शामिल था, 3 कदम पीछे धकेल दिया। हवा का झोंका, काव्या ने चिल्लाकर कहा। यह उसका मंत्र था। 3 शिष्य कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गए, फिर खुद को संभाल लिया। वे अपने मंत्रों के साथ जवाब देने ही वाले थे कि काव्या की हथेली से एक बैंगनी चिंगारी जली। काव्या ने अपना हाथ लहराया और कहा, बिजली का तीर। बिजली की चिंगारी काव्या के हाथ से निकली और ठीक उसी बर्फ को नष्ट कर दिया जो तक्षक की दूसरी टांग और जयंत की दोनों बाहों को जमा रही थी। कालिका के शिष्य हैरान दिखे और रोहन ने बुदबुदाया, पहले ही 2 मंत्र। यह सिर्फ तीसरा दिन है और यह लड़की 2 अलग अलग आत्मीयताओं के मंत्रों का उपयोग कर पा रही है। फिर उन्होंने अपने मंत्र रोक दिए और अचानक एक दूसरे की ओर देखने लगे, आपस में चर्चा करते हुए और समय समय पर काव्या की ओर देखते हुए सिर हिलाने लगे। घमंडी रोहन, जो उनका नेता लग रहा था, ने कहा, हम इस बार तुम लोगों को छोड़ देंगे। बस इतना कहेंगे कि हम आज अचानक उदार महसूस कर रहे हैं। वह मुड़ा और उनके पीछे खड़े चेतन से टकरा गया। किसी ने भी नहीं देखा था कि काले बालों वाला, जूड़ा बांधे हुए चेतन कैसे उनके आगे निकल गया, यहां तक कि देखने वालों ने भी नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि चेतन अचानक रोहन के पीछे आ गया था। एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन कालिका के शिष्यों के चले जाने के साथ ही लड़ाई खत्म हो गई। अगर वे आगे बढ़ते तो अरुण और उसके दोस्त शायद हार जाते। और हालांकि वे कालिका के युवकों को उन्हें अपमानित करने से रोकने में कामयाब रहे थे, लेकिन अगर काव्या न होती तो अंत में वे शायद लड़ाई हार जाते।